आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का 7वां पार्ट लेकर हाजिर होंगे। यह जानकारी हमें तकनीकी रूप से परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर के द्वारा प्राप्त हो रही है, क्योंकि यह हम सब के लिए यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम में भी काफ़ी कारगर होगा। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। यदि रिकॉर्डिंग में कोई त्रुटि होती है तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी और सर को मैं नमन करती हूँ इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आज हम 7वां पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन जब तक आप पिछला यानी 6 पार्ट का आपको याद नहीं होगा तब तक हम आगे स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी जियोलॉजी की। तो एक्चुअली हमने बात की थी यूरोपीय जो विचारक हैं, थिंकर हैं, उन्होंने 4 मूल तत्वों की बात की थी, जबकि भारतीय जो थिंकर हैं उन्होंने 5 मूल तत्वों की बात की थी। अब देखिए, अब जो ये तत्व शब्द है इनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, आज विज्ञान में जो परिभाषा दी जाती है उसमें क्या है, काफ़ी अंतर है, डिफरेंट है। पानी क्या है, आपका मूल तत्व नहीं है, और वह क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक क्या है, यौगिक है। हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तत्वों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि यौगिकों का मिश्रण है। या पृथ्वी भी तमाम तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। यौगिक यानी मिलकर बने हैं। यह पृथ्वी भी तमाम तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। यह रसायन शास्त्र का ज्ञान उस समय नहीं था, इसीलिए हमें अनावश्यक भ्रम से बचना चाहिए। भारतीय विचारकों ने जो ये 5 तत्व बताए हैं उन्हें पंच महाभूत की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? पंच महाभूत की। प्राचीन भारतीय चिंतन वहीं तक नहीं रुकता है। सृष्टि इन 5 मूल तत्वों से बनी है। यह तो ठीक है, पर इसे समझेगा कौन? भाई कौन समझेगा? हम ही आप लोग समझ सकते हैं, जो मानव होता है, क्योंकि मानव के पास ही बुद्धि होती है, वही समझ सकता है। पृथ्वी पर जब मनुष्य नहीं था तब भी ये सारे तत्व तो थे ही, पर उनका केवल होना तक व्यर्थ। अब भाई मानव नहीं था तो वो कौन समझेगा, इसकी क्या उपयोगिता है? किसी को भी नहीं पता था। जब मानव आया उसके पास बुद्धि थी और इसके आधार पर उसने समझने की कोशिश की तो इसका प्रयोग शुरू हुआ। जब तक उनको समझने वाला ना हो, इसलिए भारतीय तत्व ज्ञानियों ने इन पंच महाभूतों के साथ मानव की बुद्धि और समझ को भी जोड़ा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अपनी 8 प्रकृतियां बताते हुए कहते हैं कि अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। 5 तो मूल तत्व या महाभूत हो गए, पर विचारणीय है कि उन्होंने मनुष्य की समझ के भी 3 रूप यहाँ सम्मिलित कर लिए हैं। सृष्टि को समझना है तो मनुष्य को बुद्धि चाहिए,
बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। केवल बुद्धि से काम नहीं चलने वाला है, मन भी होना चाहिए। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं यानी स्टूडेंट हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, पर उनका पढ़ने में क्या है, मन ही नहीं लगता है। अब मन को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, उसको एकाग्रचित करना पड़ता है। जब तक आप किसी काम को अटेंशन होकर नहीं करेंगे तब तक आप कर नहीं सकते हैं। इसके विपरीत ऐसा भी होता है कि पढ़ने की इच्छा तो बहुत है पर समझ में ही नहीं आता, तो बुद्धि और मन दोनों की आवश्यकता है। पर कृष्ण यहीं पर नहीं रुकते, वे कहते हैं कि अहंकार के बिना भी काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। एक अहंकार पॉजिटिव होता है, एक अहंकार निगेटिव होता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। अहंकार माने तो वैसे लोग घमंड समझते हैं और उसकी निंदा ही की जाती है, पर श्री कृष्ण ने उसे अपनी प्रकृति में गिना है। अहंकार माने आत्मविश्वास, बुद्धि है, मन भी लगता है, पर मैं यह कह सकूंगा ऐसा यदि अपने सामर्थ्य पर भरोसा ना हो तो कोई नहीं कर सकता। मनोविज्ञान का कितना अध्ययन था प्राचीन भारतीय चिंतकों और दार्शनिकों का। भारतीय तत्ववेताओं केवल 5 तत्वों की बात बताकर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी एक में से एक इस प्रकार क्रम से उत्पन्न होते हैं। अब इन्होंने किसमें बताया है, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। चलिए जानते हैं क्या कहा गया है। अर्थात सबसे पहले क्या बना, आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके विपरीत महाभारत तथा कुछ अन्य स्थानों पर यह मत भू बताया गया है कि अग्नि से सीधे पृथ्वी और जल दोनों की उत्पत्ति हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रीक विचारकों में भी पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से और जल से, ये 2 मत थे। इसमें शायद जिसने जैसा देखा उसका भी प्रभाव होगा। जो नदियों या समुद्रों के किनारे रहने वाले होंगे उन्होंने पाया होगा कि पत्थर पानी से बनते हैं, नदियों में हर साल बाढ़ आती है और खूब मिट्टी जमा होती है। बाद में सूखकर वह मिट्टी क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। ऐसे अलग सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी की तहों पर तहें जमती रहें तो नीचे की मिट्टी की तहें ऊपर वाली के दाव के कारण पत्थर हो जाएंगी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति पानी से होती है। यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसके विपरीत जो लोग ज्वालामुखियों के पास रहते होंगे उन्होंने पाया होगा कि ज्वालामुखी से गर्म पिघलता पदार्थ निकलता है जो बाद में ठंडा होकर पत्थर बन जाता है। तो उन्होंने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से होती है। ये 2 विचारधाराएं बाद तक चलती रहीं। आगे हम देखेंगे कि पानी से पत्थरों की उत्पत्ति। मानने वाले पानी के देवता नेपच्यून के नाम पर नेपच्यूनिस्ट और अग्नि से मानने वाले भूमि की गहराई में रहने वाले देवता प्लूटो के नाम पर प्लूटोनिस्ट कहलाए। परंतु इन 2 वैज्ञानिक विचारधाराओं के
बीच एक तीसरी आस्था की विचारधारा भी घुसी, जिसने इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के स्थान पर दैवीय शक्तियों की कल्पना खड़ी कर दी। अब हम आपको इसके आगे कल लेकर हाजिर होंगे। आप सभी से इजाज़त लेते हैं यहीं पर। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।